हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर विजय कुमार। स्वागत करता हूं सिविल गुरुजी प्रयागराज के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम साइट पर आ चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कॉलम के रेनफोर्समेंट के बारे में, और यहां पर हम देखेंगे कि हमारा जो कॉलम का लैपिंग क्या होता है, लैपिंग जोन क्या होता है, इसमें टाई लेटरल टाई बार क्या होते हैं, हमारी लैपिंग कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल पूरा एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम का रेनफोर्समेंट बंधा हुआ है, और ये जो है हमारा 3, 3, 6, 2, 8 बार का रेनफोर्समेंट इसमें बना हुआ कॉलम में। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बार यहाँ पर है, एक बार यहाँ पर कटा हुआ है, एक बार यहाँ पर कटा हुआ। तो दोस्तों होता क्या है कि जब कॉलम की कास्टिंग होती है तो जो सरिया होता है एक बार पूरे फ्लोर तक नहीं बांध दिया जाता है। इसको जो है पार्ट बाय पार्ट वर्क करना पड़ता है, क्योंकि जब एक ही साथ पूरी हमारी कॉलम के रेनफोर्समेंट अगर हम कर देंगे तो हो सकता है कि शटरिंग करते टाइम या कंक्रीटिंग करते टाइम उसमें बकलिंग होने का चांस रहता है। तो हमारा जो कॉलम होता है वो अपने अलाइनमेंट से बिगड़ सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पहले पार्ट बाय पार्ट में इसकी कास्टिंग करते हैं। तो जब हमारा जो है इस फ्लोर की कास्टिंग हो गई है तो इस वाले जो कॉलम का रेनफोर्समेंट है इसको कुछ हाइट तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुछ हाइट तक इसको रखा गया है। और ये वाला जो होता है ये डिसाइड करना पड़ता है, क्योंकि ये जंक्शन के पास जो होता है, क्योंकि हमारा जो लोड होता है वो जर कोई भी इसमें जो है इम्पैक्ट ना करे, उसके लिए डायरेक्ट जो है जंक्शन के पास हम यहाँ पर लैपिंग नहीं देते हैं। लैपिंग जो हम देते हैं, कुछ जो हमारा क्लियर स्पान होता है, दो बीम के बीच का जो क्लियर स्पान होता है उसे L/4 डिस्टेंस, जो भी हमारा क्लियर स्पान होगा L/4, फिर उसके बाद ऊपर से भी L/4, बीच में जो स्पेसिंग बचती है उसमें हमको लैपिंग करना चाहिए। और उस जोन में लैपिंग करने से होगा क्या कि क्योंकि वहाँ पर लोड जो होता है ग्रेजुअली ट्रांसफ़र होता है, और जब हमारा लैपिंग अगर जंक्शन के पास हो जाता है तो कॉलम से और बीम से जब कॉलम पर लोड ट्रांसफ़र होता है तो अब हमारा जो बीम का सेक्शन है वो बड़ा है और कॉलम का सेक्शन छोटा है, तो यहाँ जो है एक इम्पैक्ट वाला लोड पड़ता है। तो जंक्शन के पास जो हमारा लोड होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर जंक्शन के पास अगर आप लैपिंग दे देते हो तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जब हम लैपिंग देते हैं तभी हमारा वो जो सेक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है। तो जो हम लैपिंग देंगे तो एक ही लेवल में कभी भी नहीं देते। ये अल्टरनेट हाइट होती है, क्योंकि एक सरिया एक यहाँ पर अगर काटे हैं तो एक दूसरी सरिया जो है इसे 1 मीटर से लेकर के 500 mm तक उस हाइट पर जो है लैपिंग देना चाहिए। क्योंकि अगर एक ही सेक्शन पर हमारा लैपिंग हो गया, बाय चांस लोड बढ़ता है, तो एक ही जगह से एक ही सेक्शन से हमारा जो है कॉलम वहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो उसके लिए क्या है कि हमारी जो अल्टरनेट बार होगी उसके बीच जो है 500 mm से लेकर के 1000 mm तक की डिस्टेंस होना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि ये वाला पोर्शन क्या होता है हमारे कॉलम में, तो हमारा अगर बीम में अगर स्टीरअप है तो उसको स्टीरअप ही बोलते हैं, लेकिन जब हमारा कॉलम में इसकी बात करते हैं तो इसको लेटरल टाई बोलते हैं। ये सिर्फ इस बार को जो है अपने पोजीशन पर बनाए रखने के लिए यहाँ पर लगाया गया है, और ये जो है प्रॉपर स्पेसिंग पर होना चाहिए। लैप की जगह पर बात करें, जहाँ पर हमारा लैप आता है उस वाली जगह पर अगर हम स्टीरअप को थोड़ा क्लोज कर देते हैं तो वो और भी अच्छा रहता है, क्योंकि हमारा जो लैपिंग वाला जोन है वहाँ पर जो होता है हमारा सेक्शन कमज़ोर हो गया है, तो इस टाई को जो है यहाँ पर थोड़ा क्लोज कर सकते हैं। और आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा बना हुआ है कंक्रीट का, तो इसको हम स्टार्टर बोलते हैं। और जब स्टार्टर देते हैं तो जब इसके ऊपर जब अलग से कास्टिंग करनी होती है तो इसका जो ओरिएंटेशन है इसको जो है बाहर के कॉलम से हम मिलाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा ग्राउंड तक यानी फर्स्ट फ्लोर तक जो कॉलम आया होगा वो स्ट्रेट होगा। हाँ, तो और वो जब स्ट्रेट है तो उसी से हम रेफरेंस लेते हुए ये इस वाले स्टार्टर का जो है पूरा डायमेंशन जो है मेजर करके एक रेफरेंस लाइन बना करके वो डिसाइड करते हैं। तो जब स्टार्टर यहाँ पर दे देते हैं तो ये बीच में जो होता है थोड़ा रफ सरफेस छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जब ऊपर से कंक्रीट आएगा तो इसमें प्रॉपर बॉन्डिंग होना चाहिए। तो ऐसा प्लेन करने से क्या होगा कि जो ऊपर जो कंक्रीट हम नया वाला डालेंगे तो उसके बीच में अच्छे से बॉन्डिंग नहीं बन पाएगा। और अगर ऐसा प्लेन हो गया तो यहाँ पर सीमेंट का घोल का स्लरी बना करके प्रॉपर इसमें फैला करके ऊपर से कंक्रीटिंग कर सकते हैं। और नहीं तो जब कंक्रीटिंग करना होगा तो इसमें चीजल से इसमें थोड़ा हैचिंग टाइप से थोड़ा रफ सरफेस बना लेंगे, जिससे जो हमारा कंक्रीट होगा वो प्रॉपर यहाँ पर आकर के बॉन्डिंग बना लेगा। तो इस वाले जगह स्टार्टर की जगह पर कोई भी मतलब क्रैकिंग नहीं आएगा। और अगर हम बात करें आगे चल के तो ये अब स्टार्टर अगर कैसे देते हैं, अगर इसको हम जानना चाहें, ये वाला जो कॉलम हमको बाहर से दिख रहा है ये यानी नीचे से ग्राउंड फ्लोर के लेवल से भी हमको यहाँ से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तब करेंगे क्या कि ऐसे स्ट्रेट जो है ऐसे बार ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें आगे ऐसे धागा बांध लेते हैं। धागा बांधने के बाद इसमें से ऐसे बाहर निकाल करके ऐसे लटका देंगे नीचे,
ठीक है। और यहाँ धागा बंधा होगा और इसमें ईंट पकड़ करके लटका देते हैं नीचे। तो नीचे से जो डिस्टेंस इसमें मेजर करेंगे, मान लो कि 100 mm आ गया इस वाले सरफेस से, यानी नीचे के सरफेस से, कॉलम के सरफेस से, ये जो जहाँ पर हमारा प्लम बल्ब लटका होगा वो 100 mm में। तो ऊपर जब आएंगे, इसका जब स्टार्टर हमको देना होगा, तो उसके लिए जहाँ पर हम धागा बांधे रहेंगे यहाँ से 100 mm पर आकर के मेजर कर लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। ऐसे ही जो इस वाले कॉलम का कर लिए, उस वाले कॉलम का कर लिए, तो एक हमको रेफरेंस ऐसे लाइन मिल जाती है, एक रेफरेंस लाइन मिल जाएगी। और उसी को मानते हुए, रेफरेंस लाइन मानते हुए, मतलब यहाँ पर जैसा ऐसे निशान सा लगा लेंगे। ऐसे निशान लगाने के बाद जो हमारा शटरिंग वाला पोर्शन होगा, प्लाई ला करके यहाँ पर ऐसे रख देते हैं। और इधर अब जब एक मिल जाता है ना, तो इसी को रेफरेंस मानते हुए इसका सेंटर मान करके आधा डिस्टेंस इधर, आधा डिस्टेंस इधर, यहाँ पर रख करके यहाँ पर कंक्रीटिंग कर देते हैं। तो ऐसे ही पहले आउटर वाले सरफेस का पूरा कॉलम का हम पूरा मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद इसी को बेस मानते हुए अगले वाले पर ट्रांसफर करते जाते हैं। कैसे? क्योंकि इस कॉलम और उस कॉलम के बीच का डिस्टेंस हमको पता रहेगा। एक लाइन हमको अगर मिल गया तो इसी को मानते हुए उधर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे, यानी इसके आउटर से लेकर के वहाँ तक के इनर का डिस्टेंस। बात समझ रहे हो कि नहीं? प्लान में जैसे देखो प्लान में हमारा दो कॉलम ऐसे है, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको डिस्टेंस पता रहेगा, या तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पता रहेगा, तो ये आउटर वाला आउटर साइड में ऐड करके ये वाला डिस्टेंस नहीं पता कर सकते। तो एक रेफरेंस लाइन मिल जाने की वजह से फिर वो उसी को जो है ट्रांसफ़र करते जाते हैं हर कॉलम पर। इस तरीके से हम पूरा स्टार्टर दे देते हैं। ठीक है ना? क्लियर है? क्लियर नहीं है तो फिर एक बार बताऊं मैं, एक बार और देखो। ऐसे स्ट्रेट जो है बार ले लेंगे, यानी सरिया ले लेंगे, इसमें आगे धागा बांध लेंगे। अब होता क्या है कि नीचे वाला जो कॉलम होगा ना, उसको प्रॉपर हम साहुल से चेक करते हुए आए जब उसको कास्टिंग कर रहे थे। अब ऊपर आते आते ये इसी वाले सीधे में है कि नहीं, उसको चेक करना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या करते हैं कि जहाँ हमारा कॉलम रहता है उसके बीच से ऐसे सरिया ऐसे लटका देते हैं, ऐसे बांध कर, इसे पकड़ करके अच्छे से, और यहाँ धागा बांध करके नीचे लटका देंगे। उस धागे में कोई भारी चीज़ उसमें बांध देते हैं। बांधने के बाद उस वाले जो कॉलम पहले कास्ट हो गया है उसके सरफेस से डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। मान लो 100 mm आ गया, तो यहाँ से जो तुमने धागा बांधा है इसमें, यहाँ से 100 mm यहाँ मेजर करोगे ना, तो ये आउटर सरफेस मिलेगा तुमको, उसी का आउटर सरफेस मिलेगा ना। ठीक उस वाले कॉलम का। इसी तरीके से इस वाले कॉलम का, उस वाले कॉलम का, सबके करके एक रेफरेंस लाइन मिला देते हैं। और एक हमको जब लाइन मिल जाता है, जैसे तुमने वो जब लेआउट करने गए थे तो एक ही रेफरेंस लाइन चाहिए थी ना पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए, और ऐसे ही एक रेफरेंस लाइन पूरी मिल जाती है। और इसी को ट्रांसफ़र करते हुए उस कॉलम पर ऐसे ही पूरा डायमेंशन मेजर करते हुए पूरा स्टार्टर कर देते हैं। अब स्टार्टर करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो हमको प्रॉपर शटरिंग लगानी है उसके लिए स्पेस मिल जाता है। जैसे आगे देख लो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप आराम से शटरिंग आप लगा सकते हो। अब देखो यहाँ पर तुम बोलोगे कि यहाँ पर जो है सर यहाँ पर कवरिंग कम हो गई है, यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। इसी वजह से हुई है, जो नीचे से कॉलम आ रहा था उसकी वर्टिकलिटी प्रॉपर नहीं थी। अब उसी को कम करने के लिए, ताकि अब अगर स्टार्टर नहीं करते तो हमको पता नहीं चलता कि नीचे से कॉलम कैसे कितने पर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यही वाला चीज़ ऊपर जाता तो हो सकता है यहाँ 6 mm का डिफ्लेक्शन हो तो ऊपर जाके 12 mm तक आ जाए। तो जो जहाँ पर बीम डलनी थी उससे जो है कॉलम बाहर की साइड में निकल जाता। तो उस चीज़ को कम करने के लिए हर फ्लोर पर हमको ऐसे स्टार्टर करना पड़ता है, क्योंकि ग्राउंड का जो सेंटर मार्किंग हम करते हैं वहाँ से उस वाले कॉलम का तो पूरा प्रॉपर कर लेते हैं, वर्टिकलिटी चेक करते हुए आते हैं, फुटिंग से प्रॉपर ऊपर आते हुए। लेकिन जब जैसे फ्लोर पर हम पहुँचते हैं तो फ्लोर पर हमको ये वाला स्टार्टर करना जरूरी होता है, क्योंकि इसका प्रॉपर हमको वर्टिकलिटी नीचे से चेक करते हुए आना चाहिए, और प्रॉपर ये जो शटरिंग हम लगाएंगे उसका डायमेंशन आपको मिल जाए। सर ये हर फ्लोर पे हम करते हैं? हर फ्लोर पर करते जाएंगे। वहाँ मेरा तो नीचे फ्लोर, वहाँ से कलम दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब ना दिखाई दे तो यहाँ से लटका सकते हो, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक लटका सकते हो, और नीचे जा करके वहाँ से मेजर कर लो जहाँ पे कॉलम है वो वाला डिस्टेंस। समझ गए कि नहीं? इसको जो है ना टोटल स्टेशन से भी कर सकते हैं आराम से, उसमें कोऑर्डिनेट फिट होते हैं पहले से, और यहाँ पर पॉइंट रख करके इसका पूरा डायमेंशन हम मेजर कर सकते हैं, यहाँ, तो उसमें प्रॉपर आ जाता है, पूरा डायमेंशन बन करके आ जाता है। जैसे जैसे प्रिज्म होता है उसमें नीचे जितना डिस्टेंस है, हाँ, उतना देख करके इधर भी कर देंगे। हाँ, इधर कर लेंगे, इधर भी कर लेंगे, वही चीज़। ठीक है ना? ये देसी जुगाड़ है, ऐसे ही साइड पर वर्क होता है। और इसमें हाँ,
जब हमारा कंक्रीटिंग होता है तो कंक्रीटिंग करने के बाद तुरंत, क्योंकि अब जो सीमेंट उसमें मिलाए हुए हैं तो उसको प्रोसेस हाइड्रेशन प्रोसेस करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको प्रॉपर पानी उसको मिलते रहना चाहिए। तो अगर कंक्रीटिंग करके हम छोड़ देते हैं, यानी 2-3 दिन अगर छोड़ देते हैं, जो हाइड्रेशन प्रोसेस में पानी चाहिए होगा वो हो सकता है कि धूप लगे तो उसमें से वाष्प बन करके उड़ जाए। तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए ये पॉन्डिंग क्यूरिंग हुई है। जहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल सरफेस होगा वहाँ पर पॉन्डिंग क्यूरिंग कर देते हैं, नहीं तो जहाँ पर वर्टिकल सरफेस होता है जैसे कॉलम है तो यहाँ पर पॉन्ड तो नहीं बना सकते, यहाँ पर गनी बैग गीला करके लपेट देते हैं, यानी सब मिला करके, या ऐसा केमिकल कंपाउंड भी आते हैं जिसको पूरा सरफेस में फैला दिया जाता है, फिर क्यूरिंग किया जाता है। तो इनका पर्पज़ यही होता है कि जो बाहर से धूप लग रहा है तो जो हमारा मॉइस्चर है कंक्रीट के अंदर वो प्रॉपर बना रहे, क्योंकि आप सीमेंट है तो उसको हाइड्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तो उसको मॉइस्चर चाहिए ही चाहिए। अगर वही पानी नहीं रहेगा तो हो सकता है कि वहाँ से क्रैक डेवलप हो जाए। और ऐसा आपने देखा भी होगा, कभी कभी क्या होता है कि अगर ज़्यादा गीला माल बन जाता है तो उसमें ब्लीडिंग का प्रोसेस आ जाता है। ब्लीडिंग में होता क्या है कि जब जैसे वाइब्रेटर आप चलाते हो ना तो जो सीमेंट स्लरी है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर आने की वजह से जैसे ही कंक्रीटिंग वर्क पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद ऐसे चिपक जाएगा तो पपड़ी पपड़ी सा उखड़ने लगता है। जब ज़्यादा कॉम्पेक्शन हो जाएगा तब नहीं, ज़्यादा कॉम्पेक्शन पहले ही, अगर पानी हमारा वाटर सीमेंट रेशियो हमारे कंक्रीट में ज़्यादा है और आपने वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा किया है तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो हमारा जो हैवी एग्रीगेट होंगे वो नीचे बैठ जाते हैं और स्लरी जो होता है हमारे ऊपर सरफेस पर आ जाता है, वो हो गया हमारा ब्लीडिंग प्रोसेस। और सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन में हमारा जो कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो होता है वो ज़्यादा होता है और उसमें इतनी मात्रा में हमारा सीमेंट नहीं होता है जो उसका अच्छे से बाइंड कर पाए। तो जो कोर्स एग्रीगेट होगा वो सेग्रीगेट होने का कोशिश करता है, यानी जो हमारा बाइंडिंग मटेरियल है वो काफ़ी नहीं होता है कि हमारे जो कोर्स एग्रीगेट उसको चिपका करके रखे। तो जब आप कहीं पर भी जब कंक्रीटिंग करते हो, हमारा जो कोर्स एग्रीगेट के जहाँ पर निश्चित अनुपात ज़्यादा होता है वहाँ पर जब कंक्रीटिंग आप करते हो तो वहाँ पर प्रॉपर आपको वाइब्रेशन करना होता है। प्रॉपर वाइब्रेशन करने से होगा क्या कि जो हमारे वाइड्स हैं एग्रीगेट के बीच में वो कम हो जाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन जब आपको साइड पर कंक्रीट यूज़ करोगे तो उसका स्लम्प वैल्यू होता है, उस स्लम्प वैल्यू के हिसाब से वही स्लम्प हमारे कंक्रीट का होना चाहिए। अगर हम स्लैब की ढलाई कर रहे हैं तो उस समय जब हमें रिक्वायर्ड होता है, अगर पंपेबल कंक्रीट मंगा रहे हैं तो 110 से लेकर 120 mm तक हमको स्लम्प वैल्यू चाहिए होता है। अगर नॉर्मल हम यूज़ कर रहे हैं तो 80 से 100 mm तक का स्लम्प वैल्यू होना चाहिए। तो ये आपको साइड पर यही बेसिक टेस्ट भी करना होता है कि जैसे RMC से अगर आप प्लांट से मंगा रहे हो या आप यहीं पर मैनुअली आप अगर बना रहे हो तो हर बैच से सैंपल ले करके उसका स्लम्प टेस्ट करना पड़ता है। तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें कहीं जो हमको रिक्वायर्ड मात्रा में पानी है वो उससे ज़्यादा तो नहीं है, उससे कम तो नहीं है, उसी के हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। और जब जैसे जैसे कंक्रीटिंग में यूज़ करते हैं, जैसे कंजप्शन जैसे जैसे होता है उसके हिसाब से हमको क्यूब भी बनाना होता है, क्योंकि अब कोई भी स्ट्रक्चर जब हम उस कंक्रीट से बनाएंगे तो उस पर जब लोड आएगा तो वो बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। M10 का हमने कंक्रीट जो मिक्स बनाया है प्रॉपर वो M10 का है कि नहीं, M20 का है कि नहीं, उसके लिए हमको क्यूब बनाना पड़ता है। वो जो होता है हमारे कंक्रीट के कंजप्शन पर डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितना रखा जाए। वो अभी आप आगे की क्लासेस में सीखोगे कि जैसे 1 से लेकर 5 मीटर की कंक्रीट यूज़ कर रहे हो तो 1 सैंपल बनाना होता है, 6 से 15 यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए 2 सैंपल बनाना होता है, अगर 16 से लेकर के 30 से मीटर क्यूब कंक्रीटिंग कर रहे हो तो इसके लिए 3 सैंपल बनाना होता है, अगर 31 से लेकर के 50 सैंपल मतलब कंक्रीटिंग कर रहे हैं मीटर क्यूब तो उसके लिए 4 सैंपल बनाना पड़ता है, और एक सैंपल में 3 स्पेसिमेन होते हैं। और अगर 50 मीटर क्यूब से ज़्यादा कंक्रीट हो गया तो उसके लिए 4 सैंपल होता है, प्लस 50 मीटर क्यूब के लिए एक एक्स्ट्रा सैंपल लेते हैं, यानी एक सैंपल में जो होता है हमारा 3 स्पेसिमेन आता है। तो उसी के हिसाब से साइड पर हमको क्यूब भी बनाना होता है, और क्यूब की प्रॉपर टेस्टिंग करनी होती है। आप 7 दिन पर भी कर सकते हो, 14 दिन पर भी कर सकते हो, और 28 डेज पर भी कर सकते हो। अगर 7 दिन पे कर रहे हो तो ओवरऑल कंक्रीट का जो है 65% स्ट्रेंथ आना चाहिए, अगर 14 डेज पर कर रहे हो तो 90% होना चाहिए, 28 डेज पर कर रहे हो तो 99% होना चाहिए। तो ये पूरा प्रॉपर टेस्टिंग होती है। तो ऐसे ही आपको बस और जब ज़्यादा ठंडी पड़ रही हो तो उस टाइम भी कंक्रीटिंग नहीं करते हैं, तो उसमें क्या है कि बाहर से जो है गर्म पानी मिला करके कंक्रीट में मिलाते हैं, क्योंकि हमको जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है ना वो 16 डिग्री से और कम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उस समय भी हाइड्रेशन प्रोसेस कम हो जाता है सीमेंट का। तो और अगर ज़्यादा हो गया 35 से अगर ज़्यादा हो गया टेम्परेचर तो उस टाइम भी कंक्रीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो कंक्रीट को दोनों टेम्परेचर नुकसान करते हैं, कम हो चाहे ज़्यादा, सब एकदम कम भी नहीं होना चाहिए और सबसे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए।
अगर जैसे 35 से अगर ज़्यादा हो गया, 35 से ज़्यादा हो जाता है तो बर्फ़ की सिल्लियाँ ला करके कंक्रीट में डालते हैं उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। और क्या होता है, जब गर्मियों में आप जब कंक्रीटिंग करते हो ना, तो जो सरिया बिछा देते हो तो सरिया पर धूप लगता है तो गर्म हो जाता है, और जैसे ही कंक्रीट उसमें डालते हो तो उसके बीच में फिर क्रैक डेवलप होने का चांस हो जाता है, क्योंकि एकाएक ठंडा जब आएगा किसी गर्म चीज़ में चटकता है ना, तो वैसे चटकन का इफेक्ट आ जाता है। इसलिए गर्मी में भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उस समय सरिया व पानी फेंक करके उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ला लो, फिर उस कंक्रीटिंग करो। और सर्दी है तो सर्दी अगर ज़्यादा पड़ रही है तो उस टाइम भी प्रॉपर क्यूरिंग करके रखो, क्योंकि पालम वो पहले खेती में भी ऐसा होता है कि जो आलू को जब पाला कैसे मारता है, जब उस मतलब ठंड की वजह से मार देता है ना, तो उसको प्रॉपर पानी भर के रखते हैं, पूरा प्रॉपर पानी, ताकि जो बाहरी वाला टेम्परेचर है वो नीचे घुस न जाए। तो उसके लिए कंक्रीटिंग में भी होता है, जब एक बार कंक्रीटिंग हो जाती है तो प्रॉपर जो है उसका क्यूरिंग करना होता है। क्यूरिंग करने से ये होगा कि जो हमारा टेम्परेचर जो है वो गैप मेंटेन रहेगा, जो हमको कंक्रीट को चाहिए वो बना ही रहता है, और प्लस अगर बाहर कोई भी टेम्परेचर है तो उसका इफेक्ट हमारे कंक्रीट पर नहीं पड़ता है। और प्रॉपर आपको कवरिंग का मेंटेन करके चलना पड़ता है। और जब आप छज्जे की अगर बात करें तो छज्जा जो हो जाता है हमारे कैंटिलीवर की तरह बिहेव करने लगता है। कैंटिलीवर कैसे होता है, यानी एक जो सिरा जो है सपोर्टेड हो, दूसरा हवा में फ्री हो। तो इस टाइम क्या होगा कि जैसे इस पर लोड आएगा तो इस वाले सपोर्ट से ये ऐसे बेंड होने की कोशिश करता है। जब ये बेंड होने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो मूवमेंट है इस वाले सिरे पर, और उसका अपर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये जो स्ट्रेच होगा ऊपर वाला। बीम के कंडीशन में क्या होता था, जैसे बीम है इस पर लोड आ रहा था तो ये नीचे वाला पार्ट स्ट्रेच हो रहा था, लेकिन जब कैंटिलीवर वाला कंडीशन आता है तो ये ऊपर वाला ऐसे स्ट्रेच होता है। तो इसमें रेनफोर्समेंट जो हम देते हैं इसको अपर साइड में देते हैं, क्योंकि अब हमारा कंक्रीट जो होता है टेंशन में वीक होता है और टेंशन ऊपर आ रहा है, तो इसलिए टेंशन में इसको मजबूत करने के लिए जब क्रैंक देंगे तो अल्टरनेट क्रैंक, इसमें भी ऊपर पूरी की पूरी सरिया नहीं डाल देंगे, एक नीचे से जाएगी तो एक क्रैंक डाल करके ऊपर तक ले जाते हैं। इस तरीके से पूरा हमारा छज्जे में भी कंक्रीटिंग होता है। मतलब अगर कहीं पर भी कैंटिलीवर पोर्शन आ गया तो उसमें हमको रेनफोर्समेंट जो देनी है वो ऊपर के साइड में देनी है। अगर सिंपली सपोर्टेड या फिक्स बीम है तो उस साइड में, अगर सिंपली सपोर्टेड है तो हमको सिर्फ बॉटम में देना है, अगर फिक्स टाइप का है तो उसमें हमको सपोर्ट पर भी एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव बेंडिंग मोमेंट आ जाता है। हाँ तो साथियों, ये हम लोग का ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, अगर आप भी ऐसा ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप सीधे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9918 1514 15 पर। धन्यवाद।